गुड इवनिंग दोस्तों। सभी को नमस्कार। और आज हम कॉन्स्टिट्यूशन का एक नया पार्ट लेकर फिर से आपके सामने हूँ। और कॉन्स्टिट्यूशन का जो नया भाग है, ये नया भाग एक ऐसा भाग है जो कि हम किसी भी प्रतियोगिता की तैयारी करें या ना करें, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के लिए हमारे कर्तव्य क्या होना चाहिए, हमें इस देश के प्रति किस प्रकार के कर्तव्य निभाना चाहिए। संविधान में इन कर्तव्यों की बात की गई है, जिसे हम मौलिक कर्तव्यों के नाम से जानते हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज इंग्लिश में इनको कहा जाता है। और ये भाग जो अभी तक हमने 4 पढ़ा है, ये भाग 4A है। तो इसके मुख्य मुख्य तथ्य हैं, हम उनके बारे में जानेंगे। उसके बाद जो ड्यूटीज़ हैं, उन ड्यूटीज़ को मैं एक एक करके आपको बताऊंगा। समझने की कोशिश करना। वैसे भी हमें एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का हमें नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे आएगा कि कई लोग हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जानते ही नहीं है, इसलिए उनका पालन भी नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए आप कोशिश करिएगा कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस प्रकार की है, क्या क्या ड्यूटीज़ है और हमें उनका पालन करना चाहिए। तो सबसे पहले इनके मुख्य तथ्य बता देता हूं मैं। भाग 4 में क्या क्या आता है, भाग 4A क्या क्या आता है। तो भाग 4A जो है, भाग 4A को आप देखिएगा, जब भाग 4 था जिसमें नीति निर्देशक तत्वों को समाहित किया गया था, और भाग 4 में जो नीति निर्देशक तत्व है, वो नीति निर्देशक तत्व राज्यों को दिए गए अधिकार है जो कि बात योग्य नहीं है और जिनको लेकर हम राज्य के खिलाफ कोर्ट नहीं जा सकते। तो भाग 4A को उसी के नज़दीक फंडामेंटल ड्यूटीज़ को रखा गया या मौलिक कर्तव्यों को रखा गया, जिसमें अगर हम पालन ना भी करें तो भी हमें मतलब कोई सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन अभी तक आपको ऐसा पढ़ाया जाता है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ का पालन नहीं करने से आपको सज़ा नहीं मिलेगी। लेकिन उसमें एक बात ये कही गई है कि अगर किसी फंडामेंटल ड्यूटीज़ में संसद ने अगर कोई कानून बना दिया है, तो उस कानून के हिसाब से उन फंडामेंटल ड्यूटीज़ का अपमान करने या उनके विरुद्ध बोलने पर आपको सजा मिल सकती है। अर्थात मैं आपको आगे बताऊंगा, कोशिश कीजिएगा समझने की। तो मैं आपसे एक रिप्लाई चाहूंगा कि आप लोगों को क्लियर अगर आवाज आ रही है तो एक मैसेज कर दें। आवाज क्लियर नहीं आ रही है। आप अब आवाज आ रही है? हो सकता है मैं थोड़ा स्लो बोल रहा था। अब आवाज आ रही है? मैं सिर्फ स्टार्ट कर रहा हूं। देखो, हम लोग भाग 4A पढ़ रहे हैं, संविधान का भाग 4A, और इसमें मुख्य तथ्य यह है कि संविधान का भाग 4A है मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए। तो मौलिक कर्तव्य एक्चुअली में होता क्या है कि जब हम भारतीय नागरिक हैं तो हमारे भारतीय नागरिक के लिए हमें क्या क्या कर्तव्य डिसाइड किए गए, ये संविधान हमें प्रदान करता है। लेकिन यहाँ से क्वेश्चन ये आता है कि क्या भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ था, 26 जनवरी 1950 को जब लागू हुआ था, क्या उसमें मौलिक कर्तव्य शामिल थे? तो इसका आंसर होगा नहीं थे। ठीक है, जब मूल संविधान थे उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। लेकिन सन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर भारतीय संविधान में भाग 4A जोड़ा गया और भाग 4A में 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़े गए। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आएगा कि मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कब जोड़े गए? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़े गए, और उस 42वें संविधान संशोधन 76 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भाग 4A कब जोड़ा गया? तो भाग 4A 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। तो इसके मुख्य मुख्य फैक्ट समझने की कोशिश करना कि क्या क्या इसके मुख्य फैक्ट है। देखो, मुख्य तथ्य यह है कि जो मूल संविधान था, उस मूल संविधान में कोई मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, पहला फैक्ट तो ये। दूसरा, विश्व में प्रथम बार मौलिक कर्तव्य अगर किसी ने अपनाए थे तो वो जापान देश था। विश्व में सबसे पहले किसी देश ने अगर मौलिक कर्तव्य अपनाए थे तो वो जापान देश था, जिसने सबसे पहले मौलिक कर्तव्य अपनाए थे। और जापान के मौलिक कर्तव्य में मतलब अगर उसका पालन नहीं करते तो उसमें दंडात्मक प्रावधान है। दूसरा फैक्ट है, विश्व में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किसने अपनाए थे? जापान ने अपनाए थे। अब
भारतीय संविधान में हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए? तो रूस से लिए। एक क्वेश्चन ये आता है कि भारतीय संविधान में हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? तो भारतीय संविधान में हमने मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए हैं? रूस से लिए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आता है, कई बार आया है। फिर दूसरा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। इस मौलिक कर्तव्य की अनुशंसा सरदार स्वर्ण सिंह समिति ने की थी, लेकिन इसको लागू जो किया गया था वो जस्टिस वर्मा समिति की अनुशंसा पर किया गया था। यही मैंने इसमें लिख रखा है कि जो ड्यूटीज थी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज, उनको जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, लेकिन उनको लागू किया गया था जस्टिस वर्मा समिति की अनुशंसा पर। तो ये याद रखना, जोड़े गए स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर और लागू किए गए जस्टिस वर्मा की समिति पर। अब यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि जस्टिस वर्मा ने दो बातें यहाँ पर कही थी कि मौलिक कर्तव्य जो है उनका प्रचार प्रसार होना चाहिए, क्योंकि लोग, हमारे देश की जो पब्लिक जब ये लागू किए गए थे उस समय भी हमारा जो साक्षरता दर थी वो बहुत कम थी, तो लोगों को इसकी जानकारी नहीं थी। तो जस्टिस वर्मा समिति ने ये बोला था कि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है या तो मौलिक कर्तव्य जो है उसका प्रचार प्रसार होना चाहिए, लोगों को उसको बताना चाहिए, लोगों को, ये सरकार को बताना चाहिए, स्कूलों में इसका सिलेबस होना चाहिए। ये सारी चीजें अभी हो रही है, लेकिन उस समय ये नहीं थी। इसलिए हमारे भारतीय नागरिकों को, कई लोगों को हमारे मौलिक कर्तव्य पता ही नहीं है, जबकि 10 मौलिक कर्तव्य है। तो यहाँ से याद रखना, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। अगला क्वेश्चन इसमें है कि इसको लागू जो किया गया वो जस्टिस वर्मा की समिति पर लागू किए गए। जस्टिस वर्मा ने मौलिक कर्तव्य का प्रचार प्रसार की बात कही थी, साथ ही उन्होंने ये भी कहा था कि मौलिक कर्तव्य का पालन नहीं करने पर इसको दंडात्मक बनाना चाहिए। ये बात जस्टिस वर्मा कहते हैं। ठीक है, अब बात यहाँ से आती है कि वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। क्वेश्चन यहाँ से आता है, वर्तमान में संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की जो संख्या है वो टोटल 11 है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य जो है उसे 86वें संविधान संशोधन के तहत 2002 में जोड़ा गया। अब 86वें संविधान संशोधन के तहत दो बातें जोड़ी गई है। एक तो 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, दूसरा इसमें एक बात ये बोली गई कि जो हमारे अनुच्छेद 21 जो है उसमें 21 का भी जोड़ा गया है। मैं आपको आगे इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन अभी मुख्य बातें याद रखना। इसका अनुच्छेद जो है भाग 4A का 51A, ये भी याद रखना। इसका जो अनुच्छेद में वर्णन कर रखा है वो है 51A के तहत। तो ये इसकी मुख्य बातें हैं कि अनुच्छेद में अगर मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस अनुच्छेद में है, तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन अनुच्छेद 51A में है। हमने अभी तक 51 तक पढ़ा, 36 से लेकर 51 तक। अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज है, ये हमारी ड्यूटीज क्या है? क्वेश्चन यहाँ से आती है कि वर्तमान में संविधान में कितने फंडामेंटल ड्यूटीज है? तो 11 है। 11वीं कब जोड़ी गई? तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है, जिसमें दो बातें बोली गई है कि इसमें अनुच्छेद 21 के तहत अनुच्छेद 21 का भी जोड़ा गया, वो भी 86वें संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। तो आइए मैं आपको 10 मौलिक कर्तव्य उनके बारे में थोड़ा बताता हूँ, क्योंकि उससे क्वेश्चन आते रहे हैं। और जनरली अगर क्वेश्चन हमको आए ना आए, लेकिन हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है संविधान ये बताता है, उसका नॉलेज हर भारतीय नागरिकों को होना चाहिए। उसका पालन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर संसद उस मौलिक कर्तव्य पर कोई सा कानून बना देती है तो वो दंडात्मक भी है और अनिवार्य भी है। कौन से हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आते हैं हम, संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य हमारा क्या कहता है। तो संविधान का पहला मौलिक कर्तव्य हमारा ये बोलता है कि संविधान का हमें क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। उसके आदर्श जो है, उनके संविधान का जो आदर्श है, उनकी संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है और राष्ट्रगान, इन सब का हमें क्या करना चाहिए? आदर करना चाहिए। तो देखो, संविधान का हमें पालन करना चाहिए, साथ ही उसके जो आदर्श हैं, उसके आदर्श क्या है कि हमें सबसे अच्छा व्यवहार करना चाहिए। उसके आदर्श, संविधान के जो आदर्श हैं उन आदर्श में, और संविधान की बनाई हुई संस्थाएं, तो उसकी बनाई हुई संस्थाएं क्या है? संसद भवन है, विधानसभा है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, ये सब उसकी संस्थाएं हैं। तो उन संस्थाओं का हमें आदर करना चाहिए। ये नहीं कि हम विधानसभा के सामने गए और जाकर वहां पर कुछ भी कचरा वगैरह डाल रहे हैं,
या हम जाकर वहां पर तंबाकू खा रहे हैं और जाकर थूक रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमको उन संस्थाओं का क्या करना है, आदर करना है। साथ ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज जो है, उस राष्ट्र ध्वज का क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, और राष्ट्रगान जो है उसका आदर करना चाहिए। अब लोग ये कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है उस पर कोई दंड नहीं मिलता, लेकिन संविधान में एक चीज कही गई है कि अगर फंडामेंटल ड्यूटीज पे अगर कानून बना दिया गया है संसद के द्वारा तो वो दंडात्मक हो सकती है। तो आपने देखा होगा राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का अपमान करने पर दंड का प्रावधान है। तो संसद ने उस पर कानून बनाया है कि झंडा अधिनियम बनाया है, उस अधिनियम में राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज जो है अगर हम उसका अपमान करते हैं तो हमें उस पर सजा मिलेगी, उस पर आरोप लगेगा, अपराध साबित होगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि हमारा पहला मौलिक कर्तव्य जो है वो दंडात्मक मौलिक कर्तव्य है। आप संविधान का पालन नहीं कर रहे, उनके आदर्श का पालन नहीं कर रहे, उसके आदर्श क्या है, उनकी संस्थाओं को अगर नहीं मान रहे, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान को नहीं मान रहे, तो आपको दंड मिल सकता है, क्योंकि संसद ने इस मौलिक कर्तव्य पर कानून बना रखा है। आप राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का अपमान नहीं कर सकते। राष्ट्रगान, कई लोग बोलते हैं उनके धार्मिक रीति रिवाज है कि हम राष्ट्रगान नहीं गाते, है ना, तो मत गाइए आप, लेकिन जब राष्ट्रगान चल रहा है तब उसकी एक स्टैंडिंग पोजीशन जो है, उस स्टैंडिंग पोजीशन में आप गड़बड़ नहीं कर सकते कि अगर आपको खड़ा रहना तो आप चुपचाप खड़े रहिए, अगर राष्ट्रगान चल रहा है तो इसका मतलब ये आप अनसुना करके उस कुछ भी ऐसी हरकतें नहीं करेंगे। ऐसा आदर हमको करना चाहिए, ये वो पहला मौलिक कर्तव्य है। पहला मौलिक कर्तव्य फिर से एक बार बता देता हूँ, संविधान का पालन करना चाहिए, उसके जो आदर्श हैं उस आदर्श को मानना चाहिए, उसकी जो संस्थाएं हैं, विधानसभा, लोकसभा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जितने भी सरकार, मतलब जो भी संविधान में जिन संस्थाओं का वर्णन है उनका पालन करना चाहिए, राष्ट्रध्वज का पालन करना चाहिए, राष्ट्रगान का हमें आदर करना चाहिए। अगर ये नहीं करते हैं तो पहला मौलिक कर्तव्य जो है वो दंडात्मक प्रवृत्ति का है। आप ये नहीं कह सकते कि मौलिक कर्तव्य में तो हमें ये बताया गया था इस पर सरकारें कोई मतलब ये कि इस पर कोई दंड नहीं मिलता, तो ऐसा नहीं है। संसद ने अगर कानून बना रखा है तो उस पर आपको दंड मिल सकता है। तो पहला क्या है, संविधान का पालन करना, ये पहला हुआ। दूसरा मौलिक कर्तव्य ये बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलनों को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्श को हृदय में संजोएं और उसका पालन करें। अर्थात यहाँ पर ये कह सकते हैं हम कि हमारी देश की स्वतंत्रता में जिन जिन लोगों ने भाग लिया है और राष्ट्रीय आंदोलनों में जिन्होंने भाग लिया है, जिससे हम प्रेरित होते हैं, जिसमें सुभाष चंद्र बोस, है ना, चंद्रशेखर आजाद, इंकलाब जिंदाबाद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस, करो या मरो, महात्मा गांधी, है ना, ये सब के सब जो आदर्श हैं उनकी स्वतंत्रता के लिए, हमारी स्वतंत्रता के लिए, देश की स्वतंत्रता के लिए जो आंदोलन चलाए, उनके उच्च आदर्शों को हमें संजोकर रखना है और संजो के रखने के साथ साथ उनका पालन भी करना है। जरूरी नहीं आप बॉर्डर पर ही युद्ध करके या बॉर्डर पर बंदूक तान कर ही देश की सेवा कर सकते हो। अभी वर्तमान की कोरोना स्थिति में आप देखना, डॉक्टर्स है, पुलिस है और जितने भी फ्रंट लाइन वर्कर जो है अभी कोरोना में अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, वो सब के सब देश की सेवा में लगे हुए, अर्थात वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय आंदोलन में स्वतंत्रताओं से क्या हो रहे हैं, प्रेरित हो रहे हैं। तो आपको यहाँ से याद रखना है कि जो स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन है उनसे हमें प्रेरित होना है और उनको हमें संजो कर रखना है। अर्थात जितने भी राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हुए उनको हमें ध्यान भी रखना है, उनसे प्रेरित भी होना है और उसके लिए हमें हमेशा संजो कर रखकर उनका पालन भी करना है। तो जो ये है दूसरा मौलिक कर्तव्य। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, लेकिन हमें भारतीय नागरिक होने के नाते इसका पालन करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और करना चाहिए और करते भी हैं। हम जब भी 26 जनवरी या 15 अगस्त आता है तो हम हमेशा हमारी स्वतंत्रता आंदोलन से प्रेरित जितनी भी मैदान पर जो चीज़ें आती है उसको हम देखकर हमारे अंदर एक जुनून पैदा होता है। तो वो जुनून जो पैदा होता है वही हमें राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने के लिए, आप देखते होंगे जब भी परेड होती है तो हम परेड को देख के हमारे अंदर जो एक ऊर्जा पैदा होती है वही मौलिक कर्तव्य दूसरे का पालन है। ठीक है, ये है दूसरा मौलिक कर्तव्य। तीसरा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना और उसे अक्षुण्ण बनाए रखना। तो भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। संप्रभु राष्ट्र का मतलब यहाँ पर है कि भारत की जो सरकार है या भारत की जो जनता है वो अपने स्वयं के निर्णय खुद लेती है, मतलब किसी बाह्य शक्ति के अधीन नहीं है। तो संप्रभु राष्ट्र है
तो उसकी एकता और अखंडता को बनाए रखना या उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है और हर भारतीय नागरिक को ये करना चाहिए। और जैसा है उसे अक्षुण्णी बनाकर रखना चाहिए। ये नहीं है कि हम किसी संसद भवन के सामने, भारत की संसद भवन के सामने जा रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े हो गए, तो ये हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये देश के खिलाफ है। तो याद रखना, हम देश की एकता को नहीं तोड़ सकते, उसकी अखंडता को खंड नहीं कर सकते। इस देश में कई प्राचीन काल से लेकर अंग्रेजों तक कई लोग आए, मोहम्मद गोरी आया, मोहम्मद कासिम आया, इसके अलावा गजनवी आया, किसी ने भी हमारी भारत की सनातन संस्कृति को नष्ट नहीं कर पाया। अर्थात क्यों? क्योंकि हमारे देश में एकता है, अखंडता की रक्षा करने का जुनून है। तो ये जब प्राचीन काल से कोई इस देश के टुकड़े नहीं कर पाया तो हमारी क्या मजाल कि हमेशा कर पाए। क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य है कि भारत की प्रभुता की एकता और अखंडता को क्या करना, उसकी रक्षा करना और उस अक्षुण्ण बनाए रखना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य है। तो जो मौलिक कर्तव्य तीसरा नंबर का है उसमें भारत की रक्षा के बारे में बात कही गई है। फिर चौथा नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो ये बोलता है कि अगर ऐसा आह्वान होता है कि देश की रक्षा करने का आह्वान होता तो हमें राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। ठीक है, देश की रक्षा के लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें तैयार रहना चाहिए। तो आप देखना कि जब भी मान लो कोई बाह्य आक्रमण होता है, युद्ध होता है या कोई ऐसी सिचुएशन बचती है जब देश में मतलब एक तरीके से युद्ध की स्थिति बनती है और अगर उस समय रक्षा करने का आह्वान करती है सरकारें, तो सबको राष्ट्र सेवा के लिए तैयार रहना चाहिए। जरूरी नहीं है आपको कि बंदूक लेकर बॉर्डर पे जाना है। अगर आप उन बॉर्डर वाले लोगों को अगर खाना भी पहुंचाते हो तो ये भी राष्ट्र की सेवा है। अगर आप घर पर रहकर ही उनके लिए अगर आप एक तरीके से जित की कामना करते हो और साथ ही साथ उनको जो सेवा की जरूरत है अगर वो भी करते हो तो वो भी राष्ट्र की सेवा है। तो राष्ट्र की सेवा कैसे भी की जा सकती है? शिक्षक अपने राष्ट्र की सेवा कर रहा है क्योंकि वो विद्यार्थियों को पढ़ाता है। साथ ही अगर हम डॉक्टर्स को देखें तो वो सब के सब राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं। अगर हम पुलिस को देखें तो वो राष्ट्र की सेवा कर रही है। बॉर्डर पे युद्ध लड़ना ही राष्ट्र की सेवा नहीं है। ठीक है, इसके साथ में जितना भी हम देश के लिए करते हैं, टैक्स भरना ये भी राष्ट्र की सेवा है क्योंकि टैक्स से देश की उन्नति होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें इसमें आती हैं। तो देश की रक्षा करना और आह्वान किया पर राष्ट्र की सेवा करना ये हमारा मौलिक कर्तव्य है और इसका पालन हर भारतीय नागरिक करता है। जो टैक्स चुकाने वाला व्यक्ति है वो भी देश की रक्षा और उस राष्ट्र की सेवा करने में अपना भाग देता है। अगला है मौलिक कर्तव्य पांचवा। तो पांचवा मौलिक कर्तव्य जो है वो ये बोलता है कि भारत के सभी लोगों में क्या होना चाहिए, समरसता होना चाहिए, समान भातृत्व की भावना होना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ठीक है, मतलब भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व भावना का क्या करना चाहिए, उसका निर्माण करना चाहिए। साथ ही और ऐसी भावना का निर्माण करना चाहिए जो किसी भी धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित नहीं होना चाहिए, उन्हें किसी भी भेदभाव से परे होना चाहिए। ठीक है, और ऐसी प्रथाओं का भी त्याग करना चाहिए जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है। तो याद रखिएगा, हमारे मौलिक कर्तव्य में सभी नागरिकों का यह कर्तव्य है कि हमें हमेशा समरसता की भावना का क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। साथ ही साथ उसमें यह भी क्या कहा गया कि सभी भेदभावों से मुक्त होकर हमें समरसता, भातृत्व की भावना का निर्माण करना चाहिए। साथ ही साथ ऐसी कोई प्रथाएं हैं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है तो उसे भी हमें त्यागना चाहिए। आपने देखा होगा सती प्रथा का अंत हुआ, तो ये तो बहुत पहले हो गया लेकिन हम आज उसको बढ़ावा नहीं देते। साथ ही आपने देखा होगा कि जो बहुत सारी स्त्रियों के प्रथा के जो विरुद्ध थी वो प्रथाएं सारी लगभग धीरे धीरे क्या होती जा रही, समाप्त होती जा रही। तो संविधान के मौलिक कर्तव्य हमको ये बताता है कि इसका भी हमें पालन करना चाहिए कि जो ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है हमें वो प्रथाओं को क्या करना चाहिए, त्यागना चाहिए। तो पांचवा जो मौलिक कर्तव्य है वो ये बात बोलता है, जिसका कि पालन धीरे धीरे जैसे जैसे साक्षरता बढ़ती जा रही, मौलिक कर्तव्य का पालन लोगों में उसकी जागरूकता आ रही है और उसका पालन भी कर रहा है। छठा मौलिक कर्तव्य है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा जो है उसका महत्व को समझे और उसका परीक्षण करे। तो देखो, भारत की जो गौरवशाली संस्कृति जो हमारी सामाजिक संस्कृति है वो संस्कृति है सनातन धर्म से चली आ रही या प्राचीन काल से चली आ रही। प्राचीन काल से हमारी जो संस्कृति चली आ रही
उस संस्कृति का हमें क्या करना चाहिए, उसके महत्व को समझना चाहिए और उसका परीक्षण करना चाहिए। आप देखिएगा 2014 में जब कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल प्राइज मिला था, तो उन्होंने अपने भाषण में हमारे देश की गौरवशाली परंपरा का वर्णन किया था। जब उनको नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा था, जब तो उन्होंने अपने जो उन्होंने स्पीच दी थी, उस स्पीच में भारत की गौरवशाली परंपरा में उन्होंने पहले वर्ड बोले थे, मैं गांधी के देश और मैं बुद्ध के देश से आता हूँ। ये गौतम बुद्ध और गांधी के देश और साथ ही में उस प्राचीन संस्कृति का देश से बिलोंग करता हूँ, जहाँ पर प्राचीन समय से लोग वसुधैव कुटुंब की क्या रखते हैं, भावना रखते हैं। तो हमें जहाँ भी हम रहें, जैसे भी रहें, हमें हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का क्या करना चाहिए, उसका महत्व समझना चाहिए और उसका परीक्षण करना चाहिए। छठा मौलिक कर्तव्य हमारी ये बात बोलता है। और हर भारतीयों को इसका, अगर वो भारत में है या विदेश में है, तो हमारे भारत की जो गौरवशाली परंपरा है उसका हमेशा उसको क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। ऐसा छठा मौलिक कर्तव्य ये बात हमें बोलता है। तो ठीक है, हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। फिर सातवां बोलता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा, जिसमें क्या क्या आता है, वन, झील, नदी, वन्य जीव की रक्षा और उसका संवर्धन करना, और प्राणी मात्र के बाद लिए दया की भावना रखना। देखो, सातवां मौलिक कर्तव्य भी दंडात्मक प्रकृति का है, याद रखना। अगर आप पर्यावरण को हानि पहुंचाओगे तो संसद ने कानून बना रखा है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम। अगर आप पर्यावरण को हानि पहुंचाते तो उसके तहत आपको क्या, दंड का प्रावधान है। इसलिए सातवां मौलिक कर्तव्य जो है वो भी दंडात्मक है। आप इतनी आसानी से पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचा सकते। आप इतनी आसानी से जंगल में जाकर किसी भी चीता, शेर वगैरह को नहीं मार सकते, क्योंकि वन्य जीव संरक्षण 1972 जो है, 74 जो है, वो दंडात्मक प्रवृत्ति का है। तो पहले नंबर पे जो संसद ने कानून बना रखा, पहले मौलिक कर्तव्य, वो दंडात्मक प्रवृत्ति का है। और सातवें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो भी दंडात्मक प्रवृत्ति का है। तो सातवां मौलिक कर्तव्य क्या बोलता है, हमें प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। मतलब जो देश का पर्यावरण है हमें उसकी रक्षा करना चाहिए। उसमें क्या क्या आता है, वन्य जीव, झील, नदी, उसके बाद जितने भी नदियां हैं, वन्य जीव में जितने भी हमारे नेशनल पार्क है, अभयारण्य जहाँ पर जीव रहते हैं, इसके अलावा भी जितने भी जीव है उसकी रक्षा करना हमारा मौलिक कर्तव्य है। और साथ ही साथ पर्यावरण की रक्षा करने के साथ साथ प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखना चाहिए। हमें हिंसा का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा हमारा मौलिक कर्तव्य सातवां बोलता है। और याद रखिएगा, पहले नंबर का भी दंडात्मक है, क्योंकि वहां पर भी झंडा अधिनियम बना रखा है, तो अधिनियम दंडात्मक है। सातवें नंबर का भी पर्यावरण की रक्षा से संबंधित पर्यावरण अधिनियम, एनजीटी बना रखा है, नेशनल ग्रिड यूनियन, जो कि पर्यावरण को हानि पहुंचाने के लिए दंड का प्रावधान करता है, जुर्माने का प्रावधान करता है। और अगला है कि वन्य जीव संरक्षण जो है, उसमें अगर किसी भी प्रकार के वन्य जीव की हम अगर शिकार करते हैं, आपने देखा होगा सलमान खान 20 सालों से लगभग उनके ऊपर केस चल रहा है, तो इतनी आसानी से उन्होंने मौलिक कर्तव्य का ही तो पालन नहीं किया। लेकिन जब संविधान ये बोलता है कि मौलिक कर्तव्य का पालन करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन संसद ने अगर उस पर कानून बना रखा है तो वो अनिवार्य भी है, याद रखिएगा। और इसके कारण आपने देखा होगा पर्यावरण की रक्षा में जो श्री रविशंकर है, उनके ऊपर एनजीटी ने जुर्माना लगाया था। गंगा किनारे उन्होंने एक कार्यक्रम किया था जिसमें पर्यावरण हानि हुई थी, तो एनजीटी ने उसमें जुर्माना लगाया था। तो ऐसा है कि सातवां मौलिक कर्तव्य हम उसका पालन करना चाहिए, ठीक है। फिर आठवां मौलिक कर्तव्य जो है वो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना चाहिए। अर्थात यहाँ कहने का मतलब यह है कि हर भारतीय नागरिकों को वैज्ञानिक तरीके का दृष्टिकोण रखना चाहिए, वैज्ञानिक तरीके से क्या करना चाहिए, सोचना चाहिए। और साथ ही साथ मानवतावाद रखना चाहिए। और ज्ञानार्जन, हमेशा ज्ञान अर्जन करने के लिए उसमें जो हो सके उसमें सुधार करने की कोशिश करना चाहिए। और ऐसी भावना का विकास करना चाहिए कि जिससे ज्ञान अर्जन भी हो और उससे सुधार भी हो। तो आप देखिएगा, जितने भी लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं या कोई भी टीचर है, वो क्या करता है, ज्ञान अर्जन करता है और लोगों में बांटता है। तो वो क्या कर रहा है, अपने मौलिक कर्तव्य का पालन कर रहा है। आज जितने भी बड़े बड़े संस्थान, जो मोटिवेशनल स्पीकर जो लोग हैं, वो अपने ज्ञान के माध्यम से लोगों को क्या कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं।
और उनको बढ़ा रहे हैं, तो ये क्या है, अपने ज्ञानार्जन का ज़्यादा से ज़्यादा उसमें क्या करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा देश की उन्नति हो सके, उसी ऐसी भावना का विकास करना चाहिए। ऐसा हमारा जो 8वां नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है कि हमेशा हमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। ये नहीं कि जो प्राचीन प्रथाएं कुछ ऐसी रूढ़िवादिता है हम उसका जैसे अभी कोरोना काल में चल रहा है कि कोरोना इससे खत्म हो जाएगा, उससे खत्म हो जाएगा, ये करने से खत्म हो जाएगा, जबकि वैक्सीन लगाने से हम लोग डर रहे हैं। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। वैक्सीन में स्पष्ट जो जिन्होंने उसकी खोज की है, जिन्होंने उसको बनाया है, वो बड़ी बड़ी संस्थाएं बोल रही हैं कि वैक्सीन से कोरोना खत्म होगा। फिर भी हमारे देश में जो कुछ रूढ़ी प्रथाएं हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, उसका समर्थन कर रहे हैं। तो ये गलत है, क्योंकि हमारा मौलिक कर्तव्य ये बोलता है कि हमें हमेशा मौलिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। तो इसलिए आप जाइए और वैक्सीन लगाइए, ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण बोलता है, मानववाद बोलता है। ये सब चीजें हम 8वां मूल कर्तव्य हमें बताता है। 9वां मूल कर्तव्य बताता है कि सार्वजनिक जो संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति की को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। तो याद रखिएगा 9वां मौलिक कर्तव्य जो है यह भी एक दंडात्मक प्रवृत्ति का है। कैसे है कि सार्वजनिक संपत्ति के लिए सरकार ने अधिनियम बना रखा है कि जो भी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा उसको क्या होगा, उसको अपराध माना जाएगा। तो ऐसा नहीं है। 9वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है वो भी क्या है, वो भी एक प्रकार से दंडात्मक है। तो वो बोलता है कि आपको सार्वजनिक संपत्ति की क्या करना, रक्षा करना। तो सार्वजनिक संपत्ति कौन सी, सार्वजनिक संपत्ति में रेल आती है, सार्वजनिक संपत्ति में जिस सरकारी बसें आती है, सार्वजनिक संपत्ति में जिस पर पब्लिक का सरकार का अधिकार है, वो सार्वजनिक संपत्ति में आती है। तो सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, ये हमारा मौलिक कर्तव्य हमें सिखाता है। तो याद रखिएगा, अगर आप सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाते हो कि मान लो कहीं बिजली के खंभे पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं, और बिजली के खंभे को उठा के या आपने उस पर पत्थर मार दिया, वो टूट गया, और अगर सरकार ने उसमें अगर एक्शन लिया, मतलब विभाग ने अगर एक्शन लिया, तो आप पर अपराध दर्ज होगा, क्योंकि सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर अपराध दर्ज होता है। तो ये भी जो 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है हमारा, ये 9वें नंबर का मौलिक कर्तव्य भी दंडात्मक है। तो अभी तक 3 मौलिक कर्तव्य है जो दंडात्मक, पहले नंबर का जिसमें अधिनियम बना रखा सरकार ने, 7वें नंबर का जिसमें पर्यावरण संरक्षण अधिनियम और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना रखा, वो भी दंडात्मक प्रवृत्ति का है। और 9वें नंबर का जो है सार्वजनिक संपत्ति का क्या करना, की सुरक्षा करना और हिंसा से दूर रहना, इसमें भी सरकार ने अधिनियम बना रखा है। तो इस अधिनियम के तहत आपको दंड की प्रावधान उसमें कर रखा है। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको क्या करना चाहिए, हमेशा सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए। उसके अलावा साथ ही साथ हमें हिंसा से हमेशा दूर रहना चाहिए। ये मौलिक कर्तव्य हमारा बताता है 9वें नंबर का। ठीक है, तो 9वें नंबर का। उसके बाद आता है 10वें नंबर का। तो 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य हमारा ये बोलता है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष रूप से हमें क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। व्यक्तिगत हुई या सामूहिक गतिविधियां हुई के सभी क्षेत्रों में हमें उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करना चाहिए। यहाँ कहने का मतलब ये है कि अगर आप किसी खेल में रुचि रखते हो, तो आपकी व्यक्तिगत हुई या सामूहिक गेम हुआ, क्रिकेट हुआ, फुटबॉल हुआ, हॉकी हुआ, तो ऐसे सभी क्षेत्रों में हमको क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। या तो सामूहिक हुआ, जैसे सोलो नृत्य होता है, या कोई सा भी सिंगल जो गेम होता है हम कह सकते हैं, उसमें भी हमको सतत रूप से क्या करना चाहिए, उत्कर्ष रूप में भाग लेना चाहिए। और सामूहिक गतिविधियां अगर होती है कहीं आयोजित, जैसे 15 अगस्त हुआ, 26 जनवरी हुआ, उसमें हमें भाग लेना, उसमें सिंगल व्यक्तिगत रूप से भी भाग लेना या सामूहिक रूप से भी भाग लेना, इसका हमें सतत प्रयास करना चाहिए, उसमें भाग लेना चाहिए। जिससे क्या होगा, जिससे राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। अर्थात कहने का मतलब हमारा 10वां मौलिक कर्तव्य ये बताता है कि व्यक्तिगत हुई या सामूहिक गतिविधियां हुई, हमें उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए और लोगों को उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेकर उसके लिए सतत प्रयास करना चाहिए। जिससे क्या होगा, राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छुएगा। कुल मिला के जो भी कोई सा भी कार्यक्रम हो, उस कार्यक्रम में परिवार सहित जाइए, सिंगल जाइए, उसमें भाग लीजिए, उसको दिखाइए, बच्चों को उससे सिखाइए। उस कार्यक्रम से क्या होगा, हमारे अंदर एक एनर्जी आएगी। इसलिए हमारा मौलिक कर्तव्य में ये वर्णन कर रखा है कि व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में सभी क्षेत्रों में हमें क्या करना चाहिए, उत्कर्ष की ओर बढ़ने के लिए प्रयास करना चाहिए। जिससे राष्ट्र क्या करेगा,
नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। तो ये मौलिक कर्तव्य जो है हमें सभी खेल के लिए प्रेरित करता है, सभी गतिविधियों के लिए प्रेरित करता है। जितनी भी स्वतंत्रता के जो दिवस मनाए जाते हैं उसमें भाग लेने के लिए, मतलब बढ़ चढ़कर हमको भाग लेना चाहिए। स्कूल में भी अगर कोई सा कंपटीशन होता है तो हमें उसमें क्या करना चाहिए, बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, ऐसा बोलता है। तो ये है 10वें नंबर का मौलिक कर्तव्य। अब 11वें नंबर का जो मौलिक कर्तव्य है, 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य हमें, मैं आपको इसमें बता देता हूँ क्वेश्चन क्या क्या आता है। 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया है, और उसमें उसी के तहत दूसरी बात ये भी जोड़ी गई है कि अनुच्छेद 21 में अनुच्छेद क जोड़ा गया है, 21 क जोड़ा गया है, जो कि शिक्षा के लिए मूल अधिकार है। तो दोनों बात एक दूसरे से रिलेटेड है कि हमारा मौलिक कर्तव्य ये बोलता है 11वां कि अभिभावक का ये कर्तव्य है या पेरेंट्स का ये कर्तव्य है कि बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा के लिए लेके जाएंगे, मतलब उनको शिक्षा दिलाएंगे। ये अभिभावक का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 21 क में ये जोड़ दिया है कि जो 6 से 14 वर्ष के बालक है, शिक्षा उनका मूल अधिकार है। अगर आप उस मूल अधिकारों से वंचित करोगे उसको, तो आप दंड के भागीदारी होंगे। अर्थात 11वां नंबर का जो मूल कर्तव्य है वो भी दंड का प्रावधान करता है। दंड का प्रावधान नहीं करता, लेकिन अगर उस बच्चों की शिक्षा का मूल अधिकार का हनन होगा तो वो कोर्ट जाएगा, और कोर्ट जाएगा तो फटकार मिलेगी किसको, अभिभावक को, कि आप इसे क्यों नहीं पढ़ा रहे। तो याद रखिएगा 11वें नंबर का मौलिक कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। उसके ही तहत अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया, जो कि शिक्षा का अधिकार है, मूल अधिकार है। तो इसमें दोनों बातें समाहित है कि मूल अधिकार ये बोलता है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देना उसका मूल अधिकार है, मतलब शिक्षा लेना उसका मूल अधिकार है, उससे वंचित नहीं कर सकते। साथ ही मौलिक कर्तव्य ये बोलता है कि माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उसको शिक्षा प्रदान करवाएंगे। ठीक है, अगर नहीं करवाएंगे तो बच्चे मूल अधिकारों का हनन होगा, वो कोर्ट जाएंगे तो कोर्ट आपको फटकार लगाएगी। तो ये 10 के 10 जो मौलिक कर्तव्य है, ये वैसे भी हम सब भारतीयों को पता होना चाहिए। अगर हम इसको पता हमें नहीं है तो हम देश के संविधान के प्रति समर्पित नहीं होंगे, राष्ट्र के प्रति समर्पित नहीं हो पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ों से हम जुड़ जाएंगे जो कि हमें नहीं जुड़ना चाहिए। तो ये 10 मौलिक कर्तव्य, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ से आते हैं कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किस भाग में है। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 4A में है। मौलिक कर्तव्य में भाग 4A कब जोड़ा गया, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य को किस अनुच्छेद में जगह दी गई है, तो अनुच्छेद 51A में जगह दी गई है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लागू किए गए, तो जस्टिस वर्मा की समिति के अनुसार लागू किए गए। किस समिति ने मौलिक कर्तव्य के प्रचार प्रसार की बात कही थी, तो जस्टिस वर्मा समिति ने मौलिक कर्तव्य के प्रचार प्रसार की बात कही थी। और ये इसलिए कही थी कि लोगों को मौलिक कर्तव्य से ज़्यादा क्या करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए, जिससे लोग क्या है उस मौलिक कर्तव्य का पालन ज़्यादा से ज़्यादा कर पाएंगे। तो ये सारे के सारे फैक्ट है। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं, तो रूस से लिए हैं। विश्व में सबसे पहले मौलिक कर्तव्य किसने अपनाए थे, तो जापान ने अपनाए थे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो रूस से लिए गए। तो ये सारे के सारे फैक्ट है, याद रखिएगा। मूल संविधान जो था जब 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, उसमें मौलिक कर्तव्य नहीं थे। ठीक है, क्वेश्चन कभी आया कि 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे, तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी जो रहेगा, कोई नहीं। ठीक है, क्योंकि ए में रहेगा 10, बी में रहेगा 11, सी में रहेगा दोनों, डी में रहेगा कोई नहीं। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं, याद रखना। मौलिक कर्तव्य किसकी अनुशंसा पर जोड़े गए, तो स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। तो ये जो मौलिक कर्तव्य का जो चैप्टर था, एक महत्वपूर्ण चैप्टर है, परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, और हमें भारतीय नागरिक होने के लिए, हम भारतीय नागरिक है उसकी दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये जो चैप्टर है सभी के लिए है। फिर से मैं एक बार आपको 10 मौलिक कर्तव्य फटाफट रिवीजन करवा देता हूँ। पहला मौलिक कर्तव्य बोलता है कि संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों का पालन करना, उसकी जो संस्था है उसका पालन करना, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का क्या करना चाहिए, हमें आदर करना चाहिए, ये बात बोलता है। दूसरा बोलता है कि स्वतंत्रता के लिए जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन है उसको हम उनसे प्रेरित होना चाहिए,
और उनके जो उच्च आदर्श है उनको हमें हमेशा संजो कर रखना चाहिए, उनका पालन करना चाहिए। तीसरे नंबर का मौलिक कर्तव्य बोलता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता है उसे बनाए रखना चाहिए, उसको हमेशा उसकी रक्षा करना चाहिए और उसका अक्षुण्ण बनाए रखना चाहिए, ये तीसरा बोलता है। चौथा नंबर का बोलता है कि देश की रक्षा करना चाहिए, उसका आह्वान करने पर राष्ट्र की सेवा भी करना चाहिए। चौथा नंबर का देश की रक्षा भी करना चाहिए हमें, और अगर सरकारें आह्वान करती हैं तो उसकी सेवा भी करना चाहिए। पांचवा नंबर का है कि भारत के सभी लोगों में समरसता का और भातृत्व की भावना का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए, और जो वो किसी भी भेदभाव से परे होना चाहिए। ठीक है, साथ ही ऐसी प्रथाएं जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध है हमें उनको त्यागना चाहिए, ये बोलता है पांचवें नंबर का। छठे नंबर का बोलता है कि हमारी सामाजिक संस्कृति जो है, उसकी गौरवशाली जो परंपरा है, उसके महत्व को समझना चाहिए, उसका परीक्षण करना चाहिए। ये बात भी कौन बोलता है, हमारा मौलिक कर्तव्य है छठा नंबर का, वो बोलता है। सातवें नंबर का बोलता है प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, जिसमें वन्य जीव, झील, नदी, सारी चीजें आती है, वन्य जीव भी आता है, उसका संवर्धन करना चाहिए, और प्राणियों के प्रति हमें सभी प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए, ये सातवां नंबर का बोलता है। आठवां नंबर का बोलता है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हमेशा सोचना चाहिए, मानववाद रखना चाहिए, और ज्ञान अर्जन करके उसमें ज्यादा से ज्यादा सुधार करने की भावना का क्या करना चाहिए, विकास करना चाहिए। आपने ज्ञान प्राप्त किया, उस ज्ञान का प्रचार प्रसार भी करना चाहिए। आज जितने भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो चल रही है, वो क्या कर रही है, वो भले आपसे फीस लेती होगी, लेकिन वो सरकार को टैक्स देती है, लेकिन उनने जो प्राप्त ज्ञान किया है उस ज्ञान का क्या कर रहे हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। अगर उनने ज्ञान प्राप्त किया है तो वो आपको ज्ञान दे रहे हैं, तो वो भी राष्ट्र की सेवा कर रहे हैं, या उनका जो ज्ञान अर्जन है उसमें सुधार की भावना का क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। सार्वजनिक, अगला बोलता है 9वां नंबर का, सार्वजनिक संपत्ति की हमें क्या करना चाहिए, सुरक्षा करना चाहिए, और तो उस हिंसा से हमें क्या रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए, ये 9 नंबर का। 10वें नंबर का बोलता है कि व्यक्तिगत हुई या सामूहिक जो भी गतिविधियां हुई हमको उसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे क्या होगी, राष्ट्र की जो ऊंचाइयों को छुएगा। मतलब हमको खेल की भावनाओं में ज्यादा से ज्यादा क्या रहना चाहिए, भाग लेना चाहिए। खेल जो है उसमें हमको ज्यादा से ज्यादा भाग लेना चाहिए। खेल हुआ या जो भी प्रतियोगिताएं हुई, सिंगल हुई, सामूहिक हुई, हमें उनको बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए, जिससे राष्ट्र का नाम रोशन हो। आप देखो अभिनव बिंद्रा जी, ठीक है, उसके अलावा जितने भी खिलाड़ी हुए, सचिन तेंदुलकर साहब, विराट कोहली, या जितने भी लोग हैं उसमें वो बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं और देश की नाम को क्या करते हैं, ज्यादा ऊंचाई पर ले जाते हैं। तो सबका जो ये प्रयास है ऐसा होना चाहिए। कोई डांस में है, कोई फिल्मों के माध्यम से है, कोई खेल के माध्यम से है, या कोई वैज्ञानिक होकर, या कोई डॉक्टर की सेवा देकर, सब अपने अपने तरीके से सिंगल उसमें क्या लेना चाहिए, भाग लेना चाहिए। और आखिरी और 11वां नंबर का जो है वो ये बोलता है कि सभी अभिभावक या पालकों का कर्तव्य है कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा दिलवाना उनका मौलिक कर्तव्य है, और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो अनुच्छेद 21A का उल्लंघन होगा, जो कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों का क्या है, मूल अधिकार है शिक्षा प्राप्त करना। तो यहाँ से क्वेश्चन क्या आ सकता है कि 10 मौलिक कर्तव्य में कितने मौलिक कर्तव्य दंडात्मक प्रवृत्ति के हैं, तो 4। कौन कौन सा, पहला जिसमें संसद ने अधिनियम बनाया, फिर 7वां जिसमें पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण की बात की गई है, जिसमें वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम है, फिर 9वें नंबर का सार्वजनिक संपत्ति, उसमें भी सरकार ने नियम बना रखी है, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए नियम बना हुआ है, अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो अपराध दर्ज होगा और आपको उसमें सजा मिलेगी, ठीक है। फिर 11वें नंबर का में रीट लग सकती है, अगर बच्चों को माता पिता नहीं पढ़ाते या पालक नहीं पढ़ाते हैं तो उसमें उनको रीट जारी हो सकती है कि आप उनके मूल अधिकारों का क्या कर रहे हैं, हनन कर रहे हैं। तो 4 मौलिक कर्तव्य हमारे हैं, पहला, 7वां, 9वां और 11वां, ये दंडात्मक प्रवृत्ति का है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य वाद योग्य है या दंडात्मक है या नहीं, तो आपको ये कहना है कि 4 जिन मौलिक कर्तव्यों पर संसदों ने कानून बना रखा है वो मौलिक कर्तव्य जो है वो दंडात्मक प्रवृत्ति के भी है और उनका पालन करना अनिवार्य भी है। तो सभी को मैं बताना चाहूँगा कि जो आज की क्लास थी वो मौलिक कर्तव्यों पर थी। मुझे आशा है आप लोगों को ये क्लास पसंद आई होगी। तो निश्चित रूप से हमें इसका सभी मौलिक कर्तव्यों का पालन करना चाहिए
और अगला जो हमारा भाग रहेगा वो भाग 5 शुरू होगा। यहाँ से सरकार स्टार्ट होती है, तो कल से हम जो भी क्लास स्टार्ट करेंगे वो भाग 5 करेंगे शुरू। अब याद रखिएगा, मैंने इसमें जो जो मुख्य मुख्य तथ्य बताए, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो मुझे आशा है कि आप लोग इस क्लास को आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगा। और अगर समझ में आई तो इस क्लास को मैं यूट्यूब के चैनल पर भी शेयर करूँगा, उस यूट्यूब चैनल को आप लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मैं कहूँगा कि अभी वर्तमान में जो परिस्थितियाँ चल रही है, कोरोना काल की स्थितियाँ चल रही है, सब घर पर है, तो घर पर अपने समय का सदुपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने ज्ञानार्जन को बढ़ाएं, अपने ज्ञान को बढ़ाएं, जिससे आपका भी विकास होगा और आप अपने जो लक्ष्य है, अपने जो सपने हैं, उन सपनों को पूरा करने में आगे बढ़ पाएंगे। कुछ भी जरूर नहीं आप कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करें, आप कुछ भी नई चीज़ सीखें, जिससे आप व्यस्त रहेंगे, आपके दिमाग में नेगेटिविटी नहीं आएगी और आप दूसरों को भी सकारात्मक ऊर्जा दे पाएंगे। तो आप सब लोग घर पे रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना ख्याल भी रखें, और निश्चित रूप से आगे देश के लिए अपने जज्बे को बनाए रखें। इसी के साथ गुड नाइट, आप सब अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।